भाई ही इज विशाल भदौरिया। 2022 वाला बैच था, अंडर ग्रेजुएट था, शायद सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेकंड ईयर था। सेकंड ईयर एंडिंग में इसने ज्वाइन करा। 23 में ये ग्रेजुएट हुआ है और 24 से एग्जाम में अपीयर होना चालू हुआ और 24 में जो पहली एग्जाम है वही इसने क्रैक कर लिया और अभी एज ऑफ नाउ आरआरबी क्लर्क फाइनली सेलेक्टेड है। आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट अवेटेड है। हम होप करते हैं कि मेंस कन्वर्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी कन्वर्ट होगा। आपके लिए आज जो मिठाई आई है ये एक बार और आ जाएगी। भाई हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या कि एक बार और मिठाई आ जाए। तो जैसे हर कैंडिडेट की अपनी एक जर्नी होती है ना, ऐसे ही विशाल भी जब पढ़ने लगा था इसकी भी अपनी एक जर्नी है। एज अ टीचर हम काफी सारी चीजें आपको बताते हैं, बीच बीच में गाइड करते रहते हैं, लेकिन कैंडिडेट जिस नजर से चीजों को देखता है या जो परेशानियां आप लोगों के सामने आती हैं, शायद विशाल वो बेहतर बता पाएगा। कि जब मैं एज अ कैंडिडेट मैंने प्रिपरेशन करी तो उस बात को समय हो चुका है। वो मोबाइल वाला इरा नहीं था, तो हमारे पास हमारी किताबें होती थी, लिमिटेड स्टॉक, पेपर्स भी कंपैरेटिवली आसान होते थे। तो ये जो आप विद इंटरनेट जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, दोनों ही बातें बताने के लिए आई थिंक विशाल इज अ बेटर ऑप्शन। विशाल, जो भी चीजें अपनी जर्नी में रही इनके साथ शेयर करो ताकि कुछ पॉइंट्स यहाँ से ऐसे मिल जाएं शायद जिनसे इनकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। ओवर टू यू। जी सर, पहले तो मैं मतलब सिंपल सा कि अभी मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मेन एक ही प्रॉब्लम होती है कि स्पीड नहीं बढ़ रही है। बस वो भले कितना भी कर ले स्पीड नहीं बढ़ रही। तो ऐसा है कि थोड़ा सा आपको तब तक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक आप थ्रेशोल्ड क्रॉस ना कर लो कि हाँ यहाँ तक मैं थोड़ा सिंपल माइंडसेट के साथ कर सकता हूँ, कूल भी रहूँ तो भी कर सकता हूँ पेपर में, और हर साल पेपर का लेवल बढ़ते ही जा रहा है, तो जाहिर सी बात है। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि लेवल बढ़े फिर भी मैं वहाँ पे कर सकूँ। अब मैं खुद का बताऊँ तो IPS PO के प्री में 13 क्वेश्चन किए थे बस मैथ्स में, 21 नंबर आए थे। तो यूँ है कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे सारे पेपर जो भी निकले भी हैं तो वो सब एक्यूरेसी के बेस पे निकले। तो एक बार यहाँ पर विशाल को रोकते हुए बताना चाहूंगा, मैं आपको अक्सर क्लास में कहता हूँ एक्यूरेसी मैटर्स। देखिए ये कैंडिडेट खुद कह रहा है कि मैं 13 कर आया हूँ और जो मार्क्स आए हैं वो कितने, 21 मतलब 21 होने ही वाला था, कितने बढ़ गए 7.75 मात्र 13 अटेम्प्ट पर। मतलब जो अटेम्प्ट करे उसके 50% से ज्यादा मार्क्स बढ़ गए। तो वन ऑफ द पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है क्या, एक्यूरेसी। विशाल और कुछ बेटा? और मतलब यहीं पे अगर कंपेयर करूं तो मेरी फ्रेंड वो 15 करके आई थी, उसके 14 मार्क्स थे, एक भी गलत हो गया तो यूँ कि थोड़ा सा एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, कम भी करोगे चलेगा लेकिन सही करो बस। और रील्स वगैरह दिमाग खराब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब फोकस खराब होता है, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा ही खराब होता है। एग्जाम में सारी लड़ाई टाइम की है, जहाँ टाइम 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ तो आप सब जानते हो। डिस्ट्रैक्शन सबको होते हैं, मुझे भी थे, और अच्छे अच्छे होते हैं सबको बिल्कुल, और मन बहाने ढूंढ लेता है डिस्ट्रैक्ट होने के। तो यूँ है कि पहले तो प्रिपरेशन के यही सोल मोटिव है हमारा, टेंशन फ्री होकर पढ़ना ही तो है, और कौन सा काम करना है। और दूसरा कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो भी रही है तो कुछ दिनों के लिए कट जाओ बिल्कुल ही उस चीज़ से। मान लो फ़ोन बंद कर दो। मैं एक बीच में अभी मेंस के टाइम पे बहुत फ़ोन की आदत हो गई थी, मैं 2-3 दिन पढ़ा ही रहा, उठाना ही नहीं है इस तरह से। मतलब थोड़ा आपको हार्ड होना पड़ेगा अपने काम को लेकर के, अगर नहीं होगे तो बस फिर सोचेंगे नेक्स्ट ईयर। और एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि इस साल तो नहीं होगा, तो बस वो वहीं पे लड़ लो थोड़ा सा कि हो जाएगा, भरोसा रखो खुद पे, डिपेंडेंट मत रहो किसी पे भी। बाकी तो सर है ही सही, तो भरोसा रखो सर पे, वो सब कर देते हैं। और कुछ किसी के पास कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विशाल को लेके जो है वो ये है कि आप में से भी कई सारे लोग अंडर ग्रेजुएट, और विशाल ने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो अंडर ग्रेजुएट था। तो विशाल ये माइंडसेट कैसा था, मतलब इस बात को लेकर क्या थॉट्स थे? जनरली क्या होता है ना, अंडर ग्रेजुएट बच्चे लाइक कि ठीक है यार बाद में करते हैं, है ना, अगले साल। मतलब थर्ड ईयर वाले भी सोच रहे होते हैं अगले साल, जबकि तुम सेकंड ईयर में थे, वो सेकंड ईयर से ही प्रिपरेशन करी और प्रॉपर करी। तो इस बात को लेकर इनके लिए कुछ एडवाइस? सर मतलब पहले तो अपना वाई क्लियर रखो कि मैं प्रिपरेशन ही क्यों कर रहा हूँ। मेरा ऐसा था कि ग्रेजुएशन स्टार्ट होने के पहले ही फिक्स था कि बैंकिंग ही करना है, और
इसलिए थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता कि ये नहीं करा तो मजदूरी तो होनी नहीं है। सिंपल सा, वो बस का भी नहीं किसी की भी इस जनरेशन में। तो उस हिसाब से अपना वाई क्लियर रखो और स्ट्रांग होना चाहिए दिमाग में कि मुझे करना ही क्यों है। और दूसरी चीज के जब ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो दोस्त और घूमना फिरना बहुत ज्यादा होता है, वो चीज तो कहीं ना कहीं अवॉइड करना पड़ेगा। दोस्तों को बुरा लगेगा, लेकिन जो खास दोस्त हैं वो कभी दूर नहीं जाएंगे, वो समझते हैं कि इसे पढ़ना है, कहीं ना कहीं हमारे साथ रहेगा आगे चल के, वो वैसे भी जरूरी है। विशाल, बिना बोर्ड पे देखे, मैंने बोर्ड पे क्या लिख रखा है तुम्हें पता वैसे भी नहीं है। रीजनिंग का वो टॉपिक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया? यस सर, सिलॉग। सिलॉग। और बोर्ड पे लगा हुआ सिलॉग है। देखिए, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा परेशान ना केवल यहाँ पूरे हिंदुस्तान को अगर कोई टॉपिक करता है तो वो सिलॉग है। और मेरे को सबसे ज्यादा पढ़ाने में सिलॉग ही मजा आता है, क्योंकि मेरा जितना बच्चा है पिछले 14 साल से, हर बच्चा यही कहता है एट लास्ट कि सिलॉग मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हम चीजें क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं सारी। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा दिक्कत आई पहले दिन जब सर ने पढ़ाया, तो आधा घंटा तो मैं ही खा गया था पूरी क्लास में। मैं उठ उठ के सर नहीं आया, समझ नहीं आया। ये एक इसकी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मैं आपको ही बोलता हूँ ना, पूछो, जो क्यूरियोसिटी होती है, जो दिमाग में जो भी चल रहा है। और देखिए, मेरी तरफ से आपको कभी ये दिक्कत नहीं है, आप यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडीज, तो आप पूछ सकते हैं, आप बात करिए। इसकी बैच जो थी ना अभी, क्रिटिकल रीजनिंग में भी इन्होंने मुझे सबसे ज्यादा परेशान करा था। एक सिंगल क्रिटिकल रीजनिंग का अजम्पशन मैंने इनको 2 घंटे क्लास में डिस्कस करा था, पढ़ाने के अलावा। तभी इसकी क्लास से आप देखेंगे, इसकी क्लास से कितने सिलेक्शन निकले पहले साल से, लगभग अभी तक आते आते 8-10 बच्चे इसकी क्लास से सेलेक्ट हो चुके हैं। एसबीआई पीओ से लगाकर इधर आईबीपीएस पीओ क्लर्क सब बने, और सिंगल सिंगल शॉट बने 5-5 महीने 4-4 महीने में। तो इसलिए जो क्यूरियोसिटी है मन के अंदर, उसको निकालो बाहर, पूछो। पूछना इज द बेस्ट वे, क्योंकि पढ़ाते तो हम एक जैसा ही है ना भाई, पढ़ाते सबको एक जैसा ही है, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से चीजें फिल्टर करता है। करते हो ना फिल्टर? सब एक जैसा नहीं समझते, सब एक जैसा नहीं सीखते। इसलिए जिस लेवल पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको पूछो। विशाल, और कुछ बेटा बच्चों के लिए, या इफ यू पीपल आर हैविंग एनी क्वेश्चन? हाँ, एक सिंपल एक छोटी सी चीज और बतानी है कि डेली ये ख्याल आएगा कि मुझसे होगा कि नहीं। मैं एक बार प्रशांत सर पढ़ाते थे हमको इंग्लिश उस टाइम, तो उनसे खुद जाके पूछ लिया, तो कि सर ऐसा हो रहा है कि मैं कितना भी कर लूँ ना तो मार्क्स आ रहे हैं ना समझ आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि क्यों गलत रास्ते में आ गए। तो उन्होंने खुद मुझसे यूँ बोला पर्सनली कि देख, ये ख्याल मुझे भी आता है और आज भी आता है। मैं खुद भी अगर प्रिपरेशन करूँ तो टीचर, एज ए टीचर मुझे भी डाउट आता है कि मुझसे होगा कि नहीं। तो बस वहां पे थोड़ा सा खुद को रखना है कि नहीं यार, हो जाएगा। अगर चूज किया है तो फिर करके बताएंगे। ये तो सब समझदार हैं जी। तो अभी ये कह रही है कि एक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस है। एक सब्जेक्ट मुझे पसंद आ गया, मुझे बेसिकली 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो एक पसंद आ गया, एक पे फोकस, बाकी 4 मैं नहीं कर रही हूँ। तो क्या करा जा सकता है? इसके लिए मेन ऐसा है कि पहले तो मतलब कोई सब्जेक्ट है, मैं अपना बताऊं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत अच्छी, रीजनिंग कुछ भी ठीक नहीं था, सभी ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही करना है। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि रीजनिंग अच्छी हो गई तो मैथ्स ठीक नहीं है, मैथ्स ठीक हो गई तो फिर रीजनिंग अच्छी नहीं है। पर जो टॉपिक अच्छे हैं फिर उसको पहले तो ज़्यादा टाइम, मतलब खराब है उनको अच्छे से टाइम दे दो बहुत ज़्यादा, तो वो स्ट्रांग हो जाए आपका सब्जेक्ट। जब वो ठीक रहे तो फिर जो वीक सब्जेक्ट है, मतलब इसको छोड़ ही मत दो बिल्कुल, थोड़ा कम टाइम देके प्रैक्टिस चलने दो, डेली थोड़ी 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 प्रैक्टिस चलने दो, और जो वीक है अब उसको उठा लो। तो आपको ये सब ऐसे प्लान करना है कि एग्जाम आने के 3-4 महीने पहले से मैं पूरा का पूरा कवर करता चलूं। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके बैठे हो, फिर उम्मीद है कि पेपर वो मुश्किल हो जाएगा। और एक जो पर्सनली चीज मैं मतलब एडवाइस करना चाहता हूँ कि करंट अफेयर का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो एग्जाम आएगी तभी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ग्रेजुएट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब ग्रेजुएट नहीं है उनके लिए दिक्कत नहीं है, पर आपको इंटरेस्ट जगाना है सब्जेक्ट में। आजकल जो करंट अफेयर आ रहे हैं, मैं आरआरबी क्लर्क में 9 क्वेश्चन करके आया था, और मोटिवेशन खराब हो गया था पूरा कि क्या होगा 9 क्वेश्चन में। ओवरऑल भी ठीक अटेम्प्ट, मतलब इतने थे कि हाँ एक्यूरेसी अच्छी रही तो निकल जाएगा। तो 9 में से 9.25 मार्क्स आए थे मेरे करंट अफेयर में। 9 अटेम्प्ट करके 9.25 आए हैं, इसका मतलब एक आधा कहीं ना कहीं गलत भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी 9.25। तो वहां पे तुक्के ऐसा मन करता है यार एक अटेम्प्ट और कर दूं,
एक और कर दूं, तो वो चीज नहीं करना, बस वहां पे रोकना कि हाँ इतने हैं, इतने भरोसा है और हो जाएगा। तो करंट अफेयर जैसे अब किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होता, किसी से बोलो इकोनॉमिक्स पढ़ो, ये करो, उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा नॉलेज लो, आंख बंद हो जाती है बिल्कुल ही। तो वो चीज अगर होती है तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगाना अभी से चालू कर दो, ताकि उस टाइम दिक्कत ना, क्योंकि एसबीआई में जैसे 50-60 नंबर का करंट अफेयर आता है, वहाँ ये गेम चेंजर हो जाए। सो आर वी डन, नथिंग एल्स? ठीक है, ओके विशाल, थैंक यू। बस एक ही मलाल रह गया, इंटरव्यू की फीस नहीं दी इसने, तो जल्दी से पीओ का पेपर निकालो। देंगे सर।